हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ट्वेल्थ का रे ऑप्टिक्स चैप्टर है, उसकी जो वन शॉट वीडियो उसका फर्स्ट पार्ट है ये, और दूसरा पार्ट उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या है, डायग्राम देखो ध्यान से। इस डायग्राम में देखो, ये जो है ग्लास है, ये ग्लास मीडियम है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है। अब आपकी एनसीईआरटी ऐसे बोलती है कि अगर इंसिडेंट रे इस सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, तो इसका कुछ पार्ट जो वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है उसी मीडियम में सेम वापस, और कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो जाता है दूसरे मीडियम में, जो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो डेफिनेशन दे सकते हो, जो पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हुआ, ये रिफ्रैक्ट हुआ, ये बेंड हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, ये बेंड हो जाता है। ऐसे लाइट की रे ऐसे आ रही है तो इसको इस तरह से जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, बट एक्चुअल में ये थोड़ी बेंड कर जाती है ऐसे, ओके, लेकिन चलती स्ट्रेट पाथ में ही है। तो ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एन ओब्लिकली इंसिडेंट रे, ठीक है, ओब्लिकली बेंड हो जाना थोड़ा सा, समझ सकते हो। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट एंटर द अदर मीडियम चेंज एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। इंटरफेस होता है ये जो लाइन, यहाँ पर दो मीडियम दो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, सेपरेटेड है मीडियम, तो उसको बोलते हैं इंटरफेस। इस फिनोमेनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, अब लॉ देख सकते हो इसके। लॉ फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे आप देख सकते हो, यहाँ पर इंसिडेंट रे थी, ठीक, इंसिडेंट रे थी ये, रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे की बात नहीं करेंगे, हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे यहाँ पर। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड या नॉर्मल, और लाइन सेम प्लेन, ये देखो ये प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये एक प्लेन है, ये बनाया हुआ ये एक प्लेन है, ठीक। और दूसरा पॉइंट है साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है, उसकी रेशियो लेंगे, मीन रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ लिखा हुआ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इसको लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n/1। n/1 को बोलते हैं कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जो साथ में लगा हुआ ना, अगर मैं ऐसे लिखूँ n/1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू 1, तो जो साथ में चिपका हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये, तो थोड़ा याद रखना आपने। इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अब इसमें देखो, यहाँ पर रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम का n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक, और डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर देखो n1 इज लेस देन n2, मतलब n2 जो है वो डेंसर मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिंक्ड होता है, n इज इक्वल टू c/v, ये फॉर्मूला। अगर लाइट की वेलोसिटी किसी मीडियम में ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो लाइट की वेलोसिटी है या स्पीड है लाइट की, वो एयर में होती है, और एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक। अब देखो दूसरे मीडियम में एंटर करके डेंसर में, तो n/1 इज़ ग्रेटर देन 1, तो n/1 को क्या लिख सकते हैं, n2/n1, ये ग्रेटर देन हो गया 1, तो n2 इज़ ग्रेटर देन n1, n2 इज़ ग्रेटर देन n1, और यहाँ पर r इज़ लेस देन i। तो ये क्या चीज़ है, ये है कि व्हेन रे ट्रेवल या रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम है, ठीक है, टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, यहाँ से आप देख पा रहे हो, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, और नॉर्मल के साथ ही यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जो भी आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाना है, नॉर्मल के साथ ही बनाना है, ओके। अब दूसरा पॉइंट देखो, अब यहाँ पर डेंसर मीडियम हमने कंसीडर कर लिया, ये रेयर मीडियम है। अब n1 इज़ ग्रेटर देन n2, मीन ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो डेंसर मीडियम है, ओके। अब किस में एंटर हो रही है, रेयर में, एयर में एंटर हो रही है ये। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, n/1, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, तो सेकंड ये है, सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या कम है, वो रेयर मीडियम है। यहाँ पर देखो n1 का ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो ये हमारे पास सिमिलरली प्रीवियस केस की तरह n/1 इज लेस देन 1, और n2 इज लेस देन n1, और r इज़ ग्रेटर देन i। तो ये कब है, ये जब है जब रे डेंसर टू रेयर आ रही है,
और आर ए लेस देन आई, ये कब है? जब रे रेयर टू डेंसर आ रही है। यहाँ डेंसर टू रेयर है, ये रेयर टू डेंसर है। अब एप्लीकेशन है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, ऐसे लेटरल शिफ्ट है। लेटरल शिफ्ट में आप देखो ये ग्लास है, ग्लास में रे आ रही है, ऐसे इंसिडेंट हुई। इस रे को एक्चुअल में इस तरह से स्टेट मूव करना था। अगर कोई इसके पाथ में ये स्लैब वगैरह नहीं होती, जो ग्लास स्लैब है नहीं होती, जो ऐसे मूव करती। लेकिन अब रे कहाँ जा रही है? देखो एयर टू ग्लास जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है। तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने। अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई थोड़ी ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर इंटरफेस की दो इंटरफेस है, यहाँ एयर ग्लास, इस सरफेस पर एयर ग्लास, और यहाँ पर ग्लास टू एयर जा रही है, ये ग्लास टू एयर जा रही है। अब यहाँ पर ग्लास से एयर में जाएगी तो डेंसर टू रेयर जाएगी, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस तरह से बेंड करके चली जाएगी। अब इस ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो पाथ इसका ऐसे बढ़ाते हैं, अगर हम ऐसे अगर जाती है ऐसे, अगर कोई इसके पाथ में ना स्लैब होती तो ये लाइन ये पैरेलल होगी। देखो इसी पैरेलल को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। इतनी शिफ्ट हो गई है यहाँ से। तो यहाँ पर देखो यही पॉइंट लिखे हुए हैं। फॉर ए रेक्टेंगुलर स्लैब रिफ्रैक्टेड एट ए प्लेस एट टू इंटरफेस एयर ग्लास एयर एमर्जेंट रे इज पैरेलल। ये एमर्जेंट रे है, ठीक। ये कौन सी रे है? ये एमर्जेंट रे है, ये एमर्जेंट रे है। एमर्जेंट रे इज पैरेलल, पैरेलल एमर्जेंट रे आप देख पा रहे हो टू द इंसिडेंट रे। ओके, देयर इज नो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, व्हाट इट डज सफ़र लेटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। वही पॉइंट है लिखा हुआ जो मैंने बताया। अब नेक्स्ट हमारा शुरू होता है अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ क्या है? अपेरेंट डेप्थ जो है एक प्रैक्टिकली एप्लीकेशन आप देख सकते हो, डेली लाइफ में होता है ऐसा कि ऐसे ऐसे कोई हमारे पास ये वाटर इसमें डिप कर दिए, यहाँ कॉइन रखा हुआ, तो यहाँ से अगर हम उसको देख रहे हैं कॉइन को सपोज करो, तो ये थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आता है, इस पॉइंट पर ऊपर नज़र आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ कोई ओ पर, और नॉर्मल के अलोंग इसको देख रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है। अब रे कहाँ जाएगी? देखो यहाँ से रे आँख में एंटर होगी, मीन रे जा रही है वो डेंसर टू रेयर जा रही है। ये डेंसर मीडियम है, ये क्या है? डेंसर मीडियम है। ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, ठीक। अब डेंसर टू रेयर जाएगी तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे जाने पर ये ऐसे बेंड कर जाएगी, ठीक है। ये इसका नॉर्मल था, उसी तरह से इस तरफ से ऐसे बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक। अब ये जो साइड ये जो रह गई, इसको आगे थोड़ा सा डॉट करके बढ़ाया, यहाँ टच कर रही है, इसी को भी डॉट करके आगे बढ़ाया तो यहाँ मिल रही है। ये इसकी अपेरेंट पोजीशन है, यहाँ ये अपीयर होगा हमें, ठीक, इस पॉइंट से देखने पर। अब अगर ऑब्जर्वर इसको साइड से देखता है, फिर देखो रे ऐसे जा रही है यूँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस पॉइंट से एक और रह गई, ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये नॉर्मल है इसके। अब इस रे को ये जो आगे ऐसे डॉट की हेल्प से बढ़ाया तो यहाँ पर ओ डैश पर मिल रही है, और इसको भी बढ़ाया, ये ओ डैश पर मिल रही है। तो ऑब्जेक्ट जब वो यहाँ अपीयर होगा, ये इसकी अपेरेंट पोजीशन है, ऐसे बोल सकते हैं। और इसी को बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। इसको H1 हमने कंसीडर कर लिया अपेरेंट डेप्थ को, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अपेरेंट डेप्थ। और रियल डेप्थ पूरी होती है जितनी है वो रियल डेप्थ है, याद रखना है, वो रियल डेप्थ है। अपेरेंट डेप्थ यहाँ पर H1 मानी है, रियल डेप्थ जो वो H2 है यहाँ पर। अब वाटर में टैंक फील्ड विद वाटर अपीयर टू बी रेस्ड, पता ही आपको। अब यहाँ देखो अपेरेंट डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n है, तो आपको ये याद रखना है। अपेरेंट डेप्थ H1 क्या होगी? H2 अपॉन n। अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ये बेटे जितने भी मैं पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारे NCERT बेस्ड है आपके, जो आपके NCERT बुक उसमें सारे एज इट इज़ ही एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक। तो NCERT बेस्ड है ये, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको और भी पॉइंट इसके ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये नोट्स है जो, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, वहाँ से नोट कर लेना या डाउनलोड कर लेना, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। अब आता है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसका मतलब ये है कि सन जो विजिबल होता है अ लिटिल बिट बिफोर द एक्चुअल सनराइज, जब सनराइज होता है उससे पहले हमें थोड़ा सा ये, ठीक है, विजिबल हो जाता है।
और सनसेट के टाइम जो सनसेट का टाइम है वो उस वक्त लिटिल आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। अच्छा, उसका रीज़न आपको यही मेन रीज़न ये है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, डायग्राम देखो, डायग्राम में ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है, ये जो डॉट लाइन है ये एटमॉस्फेयर है, ये होरिजन है, ये होरिजन पोजीशन है इसकी। ठीक, आपको ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है। ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्व इसको देख रहा है, अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रही है, एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एटमॉस्फेयर। अब जो अपेरेंट शिफ्ट है, ये जो अपेरेंट शिफ्ट है सन की, ठीक है, वो हाफ डिग्री सन की तरफ जो है वो मुड़ जाती है। ऐसे मानिए कि वो हाफ डिग्री शिफ्ट हो जाती है सन की तरफ, अपेरेंट शिफ्ट। ठीक, वो हाफ डिग्री शिफ्ट हुआ, लेकिन टाइम उसके लिए जो वो 2 मिनट का टाइम लगता है, 2 मिनट का टाइम लगता है। तो ये इसका रीज़न है। ठीक, रीड कर सकते हो आराम से, पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। अब अपेरेंट फ्लैटनिंग ओवल शेप सनराइज इज आल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR क्या है, डेफिनेशन है ये लिखी हुई, इस डेफिनेशन को बाद में पहले डायग्राम को समझो। देखो यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है, कोई डेंसर मीडियम है, यहाँ कोई लाइट का सोर्स हो सकता है ऐसे मान लो, या यहाँ से लाइट जा रही है। अब लाइट नॉर्मल के अलोंग जाएगी, ठीक, तो बैंड भी वापस आ जाएगी नॉर्मल के अलोंग ही, क्योंकि जो नॉर्मल पर रे ऑफ लाइट होती है वो, ठीक है, वो क्या करती है, वो उसी पाथ में रहती है। अब दूसरा पॉइंट देखो, इंसिडेंट रे AO1, ये O1 है, AO1 यहाँ इंसिडेंट हुई और वहाँ नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल देखो, डॉटेड लाइन नॉर्मल है। R जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब यहाँ पर इंसिडेंट रे AO जो होगी, ये इंसिडेंट रे AO1 होगी, वो पार्शली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, पार्शली रिफ्लेक्ट हो गई O1C, एंड पार्शली रिफ्रैक्टेड, ये पार्शली रिफ्रैक्टेड हो गई O1V की तरफ। ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक, अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट जैसे ही इंक्रीज़ हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, दूसरे पॉइंट में ये दूसरा पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट में क्या है कि AO2 ले लो, AO2 नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये इधर बेंड कर गई थोड़ी, कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर गई। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो R' है और ये I' मान लिया। अब यही तो यहाँ पर पॉइंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज़ हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो गया। आप देख पा रहे हो, ये जो है ये एंगल इस एंगल के कंपैरेटिव लार्जर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर इंक्रीज़ होता तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो गया। और थर्ड देखो AO3, और यहाँ पर जो एक क्रिटिकल कंडीशन आ गई, क्रिटिकल कंडीशन क्या आ गई कि जो इंसिडेंट रे थी उसने एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के साथ, लेकिन रिफ्रैक्टेड एंगल जो वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री मीन ये रे जो थी वो इस सरफेस के पैरेलल इस तरफ चल पड़ी। इस क्रिटिकल कंडीशन को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, यहाँ पर देखो आप, ठीक, देखो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट IC ये है, IC क्रिटिकल एंगल बन गया ना, क्रिटिकल कंडीशन में एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ही बोल देते हैं इसको, IC। ये जो IC है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। इस केस में कौन सा केस है, ये केस है। अब फोर्थ केस अगला देखते हैं, इसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, याद रखना थोड़ा आपने। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, अब इंसिडेंट एंगल मतलब इंसिडेंट एंगल था वो क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, तो ये अंदर की तरफ बेंड कर गई। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज फर्दर AO4, रिफ्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, रिफ्रैक्शन तो पॉसिबल हो नहीं, फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं हम वैसे ही रिफ्रैक्टेड रे जो वो और इनक्रीज, रिफ्रैक्टेड एंगल और इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब
क्रिटिकल एंगल से हमने और एंगल यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया तो ये भी एंगल जो वो 90 से इंक्रीज़ हो जाएगा और उस वक्त रिफ्रैक्शन नहीं होगी, उस वक्त टोटल रिफ्लेक्शन होगी जिसे बोलते हैं TIR। तो डेफिनेशन देखो, मैन रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये ध्यान रखना, डेंसर टू रेयर मीडियम। If the angle of incident greater than the critical angle for the given pair of media, the incident ray is totally reflected. This is called total internal reflection. अब कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रे ऑफ लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर। याद रखना डेंसर टू रेयर होनी चाहिए, रेयर टू डेंसर के लिए TIR नहीं होगा। TIR तभी होता है अगर डेंसर टू रेयर रे जो है वो मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है। सेकंड कंडीशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट देखो, ये अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तभी TIR होगा। और यहाँ एंगल, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट डेंसर मीडियम में, ठीक है, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमने डेंसर मीडियम में कुछ एंगल आ गया हमारे पास, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री आ गया तो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। वो क्रिटिकल एंगल होता है IC से, उसको डिनोट करते हैं IC से। अब नेक्स्ट है इसमें, अब स्नेल्स लॉ की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी पॉइंट पर देखो, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अलग होगा, इस सरफेस का, इसका ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, और ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। अब स्नेल्स लॉ लगा देंगे। स्नेल्स लॉ क्या है? sin I बाई sin R इज इक्वल टू N2/N1। एक्चुअल में स्नेल्स लॉ किस तरह से लगाते हैं हम, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे ये था, इस सरफेस के लिए लगाते हैं तो N, ये जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 मान लो, ठीक है, N1 मान लो, खैर चलो N1 मान लेते हैं। N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, ये N2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो sin I बाई sin R क्या हो गया? ये देखो sin I बाई sin R क्या हो गया? N2 बाई N1, N2 बाई N1। देखो इसको इस sin I से sin R को डिवाइड कर दिया, N2 को N1 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से स्नेल्स लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। अब N2 क्या है? एयर है। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और ग्लास के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N मान लिया। वैन 1 को N ले लिया और N2 को 1 ले लिया। I जो वो क्रिटिकल एंगल है, R 90 डिग्री हो गया, देखा हमने वहाँ पर। तो स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या हो गया? sin IC अपॉन sin 90 डिग्री इक्वल टू 1/N। और sin IC क्या हो गया? sin 90 1 होता है तो 1/N। N इज इक्वल टू 1/sin IC। इंपॉर्टेंट फार्मूला, दिस इज नोन एज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ठीक, ये है हमारा। अब आती है, बात करते हैं अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेचर में कहाँ पर होती है? कि मिराज सुन रखा होगा आपने, मिराज। मिराज एक्चुअल में है क्या वो देखो। समर डे में क्या होता है, जो ग्राउंड के पास एयर होती है, जो ग्राउंड के पास एयर होती है वो गर्म हो जाती है, ठीक है, और जो ऊपर हाइट में है वो एयर गर्म कम होती है। तो जो गर्म है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ग्राउंड के पास, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। तो हाई ऊपर क्या, डेंसर मीडियम, यहाँ पर रेयर मीडियम। अब डेंसर टू रेयर, ऐसे डेंसर टू रेयर है, और बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है नीचे आते वक्त। अब क्या हुआ कि यहाँ से ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, ट्री को देख रहा है, तो ट्री को यहाँ पर देख रहा है ग्राउंड से, ठीक है। तो लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेयर जा रही है। डेंसर टू रेयर में TIR होता है, ठीक है। तो डेंसर टू रेयर जा रही है, तो उसको ये पोजीशन है इसकी, उसको बंदे को क्या लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रही है, यहाँ इसकी शेडो बन जाएगी, यहाँ इसकी इमेज, शेडो नहीं बोलेंगे, इसकी इमेज होगी यहाँ पर, यहाँ इसकी इमेज होगी, और इमेज से लाइट उसकी तरफ आती हुई नजर आएगी उसको। तो उसको क्या लगेगा, ये इसी को मिराज बोलते हैं। इन्वर्टेड इमेज होगी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की ग्राउंड पर, और इसे ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं और मिराज बोलते हैं। और रे को हॉट डेजर्ट में होता है।
ठीक है, ये मेरा आधा देख लेना, थोड़ा इसको रीड कर लेना अच्छी तरह से। उसी तरह से ये है कि बस या कोई कार है अगर जा रही है, ठीक, गर्मियों में तो सड़क पर पैच रोड दिखता है, हमें ऐसे लगा कि पैच से है रोड पर, में पानी से ऐसे लगता है थोड़ा गीला होगा, बट होता नहीं एक्चुअली, वहाँ पर भी ये मिराज वाली स्टोरी है। अब बात करते हैं आगे। आ गया डायमंड, इंपॉर्टेंट है ये। डायमंड क्या है? डायमंड क्या है ये तो आपको पता ही है, खैर डायमंड का है तो क्या बताना। अब डायमंड की ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज मेनली, जो डायमंड की ब्रिलियंस होती है वो मेनली होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, उसके अंदर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है उस पर बेस्ड होती है। अब क्रिटिकल एंगल जो होता है डायमंड एयर इंटरफेस का, वो होता है 24.4 डिग्री, ये क्रिटिकल एंगल है और बहुत स्मॉल है, ये बहुत स्मॉल है। तो इस तरह से जब रे ऑफ लाइट एक बार एंटर कर जाती है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें, ठीक है, होती है, बड़ी जल्दी होती है या ईजिली हो जाती है। और दूसरा पॉइंट, जो कटिंग होती है डायमंड की वो इस तरह से बनाई होती है कि इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो। तो ये है रीज़न इसका, डायमंड के ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। नेक्स्ट है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? अब प्रिज्म डिज़ाइंड किया होता है, इस तरह से डिज़ाइन होता है कि लाइट बेंड करती है बाय 90 डिग्री, इस पर 90 डिग्री से लाइट बेंड कर जाती है या 180 पर बेंड करती है लाइट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसमें भी। अब इसमें देखो कि क्रिटिकल एंगल प्रिज्म के लिए लेस होना चाहिए 45 डिग्री से। अगर 45 डिग्री से एंगल कम है या 45 भी मान लेते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है, TIR हो जाएगी। इस डायग्राम में देखो ये ऑब्जेक्ट A भी है यहाँ पर, ठीक है, इससे रह गई ऐसे, यहाँ से भी ये। अब ये 90 डिग्री है टोटल एंगल, लेकिन हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये 45 ऊपर रह गया, 45 से यहाँ बेंड हो गई। उसी तरह से ये यहाँ भी 45 से बेंड हो गई, इसकी इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। प्रिज्म जो है इन्वर्टेड इमेज बना देता है विदाउट चेंजिंग द साइज चेंज नहीं होता उसका। ये तो इस साइड से था, ये तो 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री हुई टर्न। अगर 180 ऐसे गई उसी तरफ 180 हो गई, तो किस तरह से प्रिज्म को रखा है देख सकते हो आप। A भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर भी एंगल है वो 45 डिग्री। ये देखो पूरा 90 होता है, ये एंगल 90 और ये 45 रह गया, हाफ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जब हम, तो ये 45 डिग्री है। इसमें रे यहाँ आई और फिर वापस यहाँ पर उसकी इमेज बना गई A' B'। बाकी यहाँ पर देखो इस तरह से रखा है प्रिज्म, ठीक, तो रे इस तरह से गई और ये देखो यहाँ पर इमेज बन गई उसकी A' B'। जो प्रिज्म इमेज बनाता है इन्वर्टेड बनाता है और उसका साइज चेंज नहीं होता, ये याद रखना आपको, ठीक। अब बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की। अब आपको पता है आजकल जो इन दीज डे ऑप्टिकल फाइबर जो ट्रांसमिटिंग ऑडियो वीडियो सिग्नल के लिए लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल को ले जाना, तो हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर जो वो किस फिनोमेना पर बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट आपको मैं और बता देता हूँ कि जो इसमें अंदर ग्लास ही होती है, ऑप्टिकल फाइबर में ग्लास बना होता है। और जो ग्लास अगर ग्लास को बहुत पतला कर दिया जाए, बहुत पतला कर दिया तो ऐसे बेंड टर्न करने पर, ऐसे बेंड करने पर भी टूटती नहीं है। ऐसे टूट जाती है ना ग्लास, ऐसे टूट जाती है, अगर उसको ऐसे बेंड करेंगे टूट जाती है। अगर ग्लास को बिल्कुल थिन कर दी जाए, बिल्कुल थिन, तो वो टूटेगी नहीं ऐसे। अब ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। कोर होता है सेंटर में, क्लैडिंग होती है उसके ऊपर, कोर और क्लैडिंग होती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का हायर होता है, क्लैडिंग का कम होता है, तो हायर टू लोअर, वही बात आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई टू लो। अब सिग्नल लाइट का डायरेक्टेड होता है, मतलब ऐसे समझो कि रे ऑफ लाइट या लाइट का जो सिग्नल है वो ऐसे इंटर किया एरिया पर, तो बहुत सारी इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है, बहुत सारी। तो दूसरी तरफ जो रे निकलती है उसमें एनर्जी लॉसेस बहुत कम होता है, ठीक है, तो लॉस बहुत कम है, देर बहुत ज़्यादा लॉस इसमें नहीं होता। तो ये था ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक। इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा चेंज नहीं होती, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बाहर निकलती है तो ज़्यादा इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो वही पॉइंट है लिखे हुए जो मैंने बताए। A bundle of optical fiber can be put to several uses. Optical fiber actually used in transmitting and receiving electrical signal which are converted to light by stable transducer.
ऑप्टिकल सिग्नल जीस ये लाइट पाइप एवरी, ये वही लिखा है आपको जो मैंने बताया, ठीक है ना। ये आजकल जो है मेडिकल फील्ड में भी यूज होती है, जैसे स्टमक इंटेस्टाइन में ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से ही वो देखते हैं, ठीक है, कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बाई ए लेंस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बाई ए लेंसेस। अब स्फेरिकल सरफेस आपने कंसीडर कर ली, ये देखो ये स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है ओ पर, ओ से ऑब्जेक्ट यहाँ आया, मीन रे आई, रे इंसिडेंट हुई ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट तो खैर ओ पर ही है, रे इंसिडेंट हुई एन पर, एन खैर नॉर्मल है, इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद वो कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर, तो ये नॉर्मल था ऐसे, ठीक है, मतलब रे ऐसे आगे जानी थी, नॉर्मल इस तरफ था, तो क्या हुआ कि नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, इसने आर एंगल बनाया, आई एंगल इंसिडेंट का हो गया, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और यहाँ इसने इमेज बनाई अपनी ये, ठीक। ये नॉर्मल को एक्सटेंड किया, नॉर्मल यहाँ सी पर आगे मिल रहा है, सी जो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये जो ऐसे ये सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसी में से इसको क्रॉस निकाला गया ये लेंस को। तो यहाँ पर एंगल अल्फ़ा बन रहा है, इंसिडेंट रे जहाँ से चली थी ऑब्जेक्ट से, वहाँ एंगल अल्फ़ा इसने बनाया, कंसीडर किया अल्फ़ा, और गामा एंगल बनाया यहाँ पर रे आके, यहाँ पर इमेज बनाई उसने रे ने, और वी हमने एंगल अल्फ़ा बीटा, बीटा एंगल बीटा मान लिया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है या रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे मान लो, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बीटा एंगल बन रहा है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ओ पर, डिस्टेंस क्या है इसकी यू, इमेज क्या है आई पर, इसकी डिस्टेंस क्या है वी, इमेज डिस्टेंस वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर ये जो लाइन है ये ड्रॉ करी हमने, डॉटेड लाइन है, ये बहुत स्मॉल होती है ऐसे, ये बहुत स्मॉल होती है, तो इसको नियर अबाउट इक्वली हम कंसीडर कर लेते हैं, तो ये जो लाइन है ये इक्वल ही है। अब यहाँ पर ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल कौन कौन सी है, ओ एन एम मान लो अभी, ओ एन एम, ओ एन एम में टैन अल्फ़ा क्या होगा, टैन क्या होता है हमें पता है, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का है एम एन बाय बेस ओ एम। अब एंगल बहुत स्मॉल है, अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो टेन अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू अल्फ़ा लेते हैं, अगर एंगल स्मॉल का मतलब एंगल 1 से 10 डिग्री के बीच में है, ये बहुत स्मॉल एंगल होता है इसका, और वैसे भी अगर एंगल 1 to 10 डिग्री के बीच में हो तो एंगल स्मॉल होता है, उस वक्त टेन अल्फ़ा की इक्वल होगा, साइन अल्फ़ा हो तो वो भी साइन अल्फ़ा की इक्वल ही होगा, साइन अल्फ़ा की इक्वल होगा, साइन थीटा जो है वो भी थीटा के इक्वल होगा, ऐसे मानते हैं ये कंडीशन। उसी तरह से टैन बीटा हमने निकाल लिया, और टैन बीटे के लिए ये ट्रायंगल ले ली, टैन गामा निकाल लिया, ट्रायंगल ये ले ली। अब ट्रायंगल ओ एन सी देखो, ओ एन और सी, ये ट्रायंगल ले ली, ये इस ट्रायंगल में देखो ये तो इंटीरियर एंगल है अल्फ़ा और बीटा, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ एक रूल होता है आपको पता है, ठीक है, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा ये आई के इक्वल होगा, मीन आई एंगल होगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, वन एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, इक्वेशन 1 आ गई। उसी तरह से दूसरी ट्रायंगल ले ली, ओ एन आई सी, ओ ये ओ एन आई, ठीक है, या एन आई सी, ये ट्रायंगल, सॉरी इसको चेंज करिएगा, ट्रायंगल ये ट्रायंगल ही यहाँ पर, ये ठीक, ये है, इसमें देखो ये तो इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, बीटा एक्सटीरियर है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आप देखो ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर, ये एक्सटीरियर है, तो बीटा किसके बराबर होगा, आर प्लस गामा के, आर प्लस गामा के, आर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा,
अब स्नेल्स लॉ लगा दो यहाँ पर, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, N1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 ग्लास का है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। अब आई और आर की वैल्यू 1 और 2 से यहाँ पुट कर दो। अब एंगल स्मॉल है, ये स्मॉल, तो साइन 1 आई इज इक्वल टू N2 आर हो गया। दोनों एंगल यहाँ पुट कर दी मैंने, दोनों वैल्यू पुट कर दी। N1 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस N2 बीटा माइनस गामा। ठीक, अब आगे देखो, N1 अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी। अल्फ़ा क्या है यहाँ पर देखो, MN बाई OM। उसी तरह से बीटा की वैल्यू पुट कर दी, बीटा क्या है, MN बाई MC। ठीक, और गामा की वैल्यू पुट कर दी, गामा अपने पास क्या है, MN अपॉन MI। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो आपके पास ये आ गया। ठीक, अब MN ऊपर ये MN है सारा, उधर भी MN है, MN कैंसिल हो गया, क्या बच गया, N1 अपॉन OM प्लस N1 अपॉन MC इज इक्वल टू N2 अपॉन MC माइनस N2 अपॉन MI। N1 अपॉन OM प्लस N2 अपॉन MI, इसको आगे लेके N1 को आगे लेके तो ये प्लस का हो गया यहाँ पर, और N1 को N1 बाई MC इसको इक्वल के इस तरफ ले गए तो नेगेटिव हो गया ये। N1 बाई OM प्लस N2 बाई MI इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई MC। अब साइन कन्वेंशन वैल्यू पुट कर दी हमने। OM की वैल्यू कितनी है, MI की कितनी है, देखो OM की वैल्यू है U, ठीक है, MI की वैल्यू कितनी है V, और MC की वैल्यू R। ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपके पास क्या आ गया, N2 डिवाइडेड बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। तो साइन कन्वेंशन के साथ ये वैल्यू यूज करी है। U इस तरफ है, नेगेटिव आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये समझ पाते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखना आपने अच्छी तरह से। ये कब है, व्हेन द रे इज मूविंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जा रही है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो नेक्स्ट है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला एक और याद रखना, इसी में फॉर्मूला एक बन जाता है। ये तो तब है अगर रेयर टू डेंसर, अगर डेंसर टू रेयर है तो आपको N2 यहाँ वहाँ N1 कर देना, यहाँ N1 है वहाँ, मतलब दोनों को रिप्लेस कर देना। N1 यहाँ पर N2 लिख दो, यहाँ पर N2 है वहाँ N1 कर देना, तो बन जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन बाय लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला देखो क्या है, ये नॉर्मल लेंस है, कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो वो ऊपर है, N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, N1 एयर का है और यहाँ भी N1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब रे यहाँ से गई, अब यहाँ पर देखो रिफ्रैक्शन जो है वो टू टाइम रिफ्रैक्शन हो रही है। एक तो होती है इंटरफेस ACB पर, एक बार तो यहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है इंटरफेस पर, एक बार ADB पर हो रही है रिफ्रैक्शन। ठीक, अब यहाँ जो फर्स्ट रे कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर सरफेस इस तरह सी कार्ड सरफेस है, रे जा रही है रेयर टू डेंसर। हमने फार्मूला भी ड्राइव करा है, फार्मूला क्या है, तो एड फॉर द फर्स्ट इंटरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने R1 मान लिया। इसका ये होता है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे, इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 मान लिया, ये इसका R1 ले लिया। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, R1 पुट कर दिया, हमारे पास क्या बन गया, N2 बाई V माइनस N1 बाई, इसको थोड़ा और समझो, आप ऐसे समझो, पहले मैं वो सारा एक्सप्लेन करते हैं उसके बाद वैल्यू पर जाते हैं। अब आपने एक पॉइंट यहाँ याद रखना है, इसकी जो इमेज बनी वो यहाँ पर इमेज बनी, ठीक, ये जो वर्चुअल इमेज बनी, इसकी वर्चुअल इमेज बनी, ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनी। अब जो वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट की बनी वाई डैश है, वो फाइनल इमेज वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी सेकंड सरफेस के लिए। ये सेकंड सरफेस है, मीन वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट साइड ऑफ द मिरर will behave as an object for the second side of the mirror। बोला मैंने, मिरर गलत बोल दिया,
लेंस। ठीक, दोबारा रिपीट करता हूँ सारी लाइन, देखो क्या है, कैसे लाइन है दोबारा। इसने जो इमेज बनाई इसकी जो इमेज है इस सरफेस नहीं, ACV की सरफेस की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी ADV के लिए। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि अगर दो बार रिफ्रैक्शन हो रही है, जैसे ये तो रिफ्रैक्शन हुई है, या दो लेंस है ऐसे मान लो, रिफ्रैक्शन 2 टाइम हो रही है, तो ये जो इमेज यहाँ इसकी इमेज जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यहाँ आई डैश बनी, और ये जो आई डैश इमेज है वो ADV के लिए फाइनल मतलब ADV के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और इसकी फाइनल इमेज इस तरह बनेगी। तो आपको ये भी पता है कन्वेक्स लेंस है और वर्चुअल इमेज इस तरफ होती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज इसकी जो बनी ये ऑब्जेक्ट बन गया, और जिस तरफ अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसे वर्चुअल लग रहा है तो इमेज भी उसी तरफ बन जाती है इसकी फाइनल इमेज। तो ये फाइनल इमेज होगी इसकी। अब इस सरफेस के लिए जो फर्स्ट सरफेस है ACV, सरफेस ACV के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, तो और इमेज डिस्टेंस हमने V डैश कंसीडर कर ली, यहाँ पर V डैश इमेज डिस्टेंस है ये। तो इमेज डिस्टेंस क्या आ गई, V डैश माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R1। उसी तरह से फॉर द फर्स्ट इंटरफेस AD इस सरफेस के लिए देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वही है। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया इसके लिए, ये ऑब्जेक्ट बन गया है ना, इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट तो आ गया V डैश, फाइनल इमेज आ गई V, तो U तो आ गया V, और V क्या आ गया V, देखो यहाँ लिख दिया N1 बाई V माइनस N2 बाई U आना था यहाँ पर, U की बजाय क्या है V डैश, ये इमेज, और आगे लिख दिया N1 माइनस N2 अपॉन R2। ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो कैंसिल क्या होता है, ये कैंसिल हो गया। N हमारे पास क्या बच गया, क्या कैंसिल कर दिया मैंने, ये कैंसिल होगा N2 ये, तो बचा है N1V माइनस N1U, ये बच गया, और N2 माइनस N1 कॉमन, नीचे क्या बच गया 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है ना, ये माइनस एडजस्ट कर लिया यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। अब इसी इक्वेशन को N1 से डिवाइड कर दिया, ये जो बना था ना ये इसको N1 से डिवाइड कर दिया हमने। अब N1 से जब डिवाइड किया तो 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू N2 बाई N1 को लिख सकते हैं N2 1। तो ये बन गया हमारे पास। अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज फोकस पर बनती है, कन्वेक्स लेंस का ये रूल है हमें पता है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है इमेज फोकस पर बनती है तो VF पर बनेगी। यहाँ वैल्यू पुट कर दो 1 बाई F माइनस 1 एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू N21 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो 1 बाई F क्या आ गया N21 माइनस 1 और इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस इक्वेशन इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखने, ये जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए याद रखने हैं। अब इन इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन वैसे भी इक्वेट करते हैं, 1 बाई F की वैल्यू हमें पता क्या होती है, ठीक है, 1 बाई F की क्या होती है 1 बाई V माइनस 1 बाई U, ये तो पता ही है खैर आपको। इसको जब कंपेयर कर दिया इन दोनों इक्वेशन को, थर्ड और फोर्थ को देखो, तो 1 बाई F किसके बराबर, ये चीज़ एक ही है। ठीक है, जो N21 लिखा वो N21 नहीं है, वो एक ही चीज़ है ये यहाँ पर। ठीक है, अब बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड एफ रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है। ठीक, अब ये जो रे है ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ इमेज बना देगी इसकी। दो रे का कोइंसाइड होना जरूरी है इमेज बनने के लिए। एक रे ये गई, एक रे ये हुई, यहाँ पर मिली ऑब्जेक्ट की इमेज, यहाँ पर बना दी इन्वर्टेड इमेज। और इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट है जो वो H कंसीडर की, जो इमेज की हाइट है वो H डैश। उसी तरह से ये V, ये U। उसी तरह से कॉनकेव मिरर की है। खैर ये तो आपने लोअर 10th क्लास में अच्छी तरह से मीन पढ़ रखा है,
एक बार उसको रिवाइज कर लेना 10th वाले पोर्शन को, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसी तरह से इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर की है। अब मैग्नीफिकेशन क्या होती है? मैग्नीफिकेशन देखो, मैग्नीफिकेशन होती है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का हाइट साइज जो है वो हमने हाइट उसकी h' ली है। h जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है, h' इमेज हाइट है, यही v/u कर दिया। अब ये जो फॉर इरेक्ट इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स और कनकेव लेंस, तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी। इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपने। देखो वर्चुअल इमेज है, अगर इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज है, कन्वेक्स या कनकेव कोई भी हो, तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगी। ठीक, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगी। अगर इमेज जो है वो इन्वर्टेड है और रियल है तो m नेगेटिव आएगा, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगी। इस लाइन को अच्छी तरह से एक बार अच्छी तरह से समझ लेना, इसको जो बताया दोबारा बैक सुन लेना, इसको दोबारा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और ये मीटर में होती है, याद रखना। पावर जो मीटर में होगी पावर ऑफ लेंस। SI यूनिट इसके होते हैं पावर ऑफ लेंस के डायप्ट्री D = 1 मीटर इनवर्स। 1 मीटर होते हैं ना, तो ये मीटर की पावर ऊपर -1 हो गई। पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस, नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। याद रखना ये पॉइंट। पावर होती है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस के लिए पावर जो पॉजिटिव होती है, और कनकेव लेंस के लिए, कनकेव क्या है लेंस, वो डाइवर्जिंग लेंस है, उसके लिए क्या होती है? नेगेटिव होती है पावर। आगे नेक्स्ट है कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लेंस का कम्बिनेशन है, दो लेंस ये देखो लेंस का कम्बिनेशन है, दो लेंस है यहाँ पर, उनको कंबाइन कर दिया। अब वही फॉर्मूला जो ये इमेज बनाएगा, यहाँ पर जो इमेज इसने बनाई ये, ठीक है, फर्स्ट लेंस ने ए ने जो इमेज बनाई वो बी के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और फाइनल इमेज की यहाँ बन जाएगी एज सेम एज द प्रीवियस वन, जैसे प्रीवियस वन था। तो इमेज, अब ये याद रखना, इसमें फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ पॉइंट। इसने जो ए ने जो इमेज बनाई वो यहाँ बनी, ये वर्चुअल इमेज थी, तो ये वर्चुअल इमेज जो है ए की इमेज, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगी बी के लिए। तो अगर वर्चुअल है इस तरह से, तो जो इमेज बनती है वो उसी साइड बन जाएगी, ये फाइनल इमेज बन जाएगी। सेम उसी तरह से इमेज है। अब सरफेस लेंस ए के लिए देखो, लेंस ए के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस क्या है? v1 है। तो फॉर्मूला लगा दिया 1/v - 1/u = 1/f1। f1 ए लेंस का, ए लेंस की फोकल लेंथ है, और f2 दूसरे लेंस की, सेकंड लेंस बी लेंस की फोकल लेंथ है। तो ये वैल्यू आ गई। अब दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पर आपके पास 1/v, ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया। 1/v - 1/u = 1/f1 + 1/f2। इक्वेशन 3 आ गई। इफ़ टू लेंस सिस्टम आर रिगार्डेड इक्विवेलेंट सिंगल लेंस, फोकल लेंथ उनकी f है, तो 1/v - 1/u = 1/f। मीन तो ये फोकल लेंथ किसके इक्वल होगी? 1/f1 + 1/f2 = 1/f के। ठीक। और नेक्स्ट है न, बहुत सारे लेंस अगर, तो फोकल लेंथ सबकी ऐसे लिखी थी 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। अब पावर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखो, 1/f1 क्या होगा? d1 मान लो, इसको p1 मान लो, पावर p1, तो p1 p2 p3। तो टोटल जो मैग्नीफिकेशन होगी कॉम्बिनेशन की, उन सबको मल्टीप्लाई इस तरह से कर देंगे, m = m1 m2 m3 और सो लाइक दिस। तो ये था हमारा फर्स्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पोर्शन सेकंड वीडियो में कवर करेंगे।